हेलो बच्चों, तो हम लोग विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ पढ़ रहे थे। तो ग्राम प्रति लीटर में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को मोलरता और नॉर्मलता के बारे में पढ़ना है। तो मोलरता क्या होता है? तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो जैसे हम लोग कल ग्राम प्रति लीटर में देख रहे थे कि जो भी विलेय था उसकी ग्राम में मात्रा को प्रति लीटर के हिसाब से बता रहे थे। आज हम लोग क्या करना है, उस ग्राम में जो मात्रा दी गई है पहले उसको मोल में बदल लेना है और फिर उसको प्रति लीटर के हिसाब से बताना है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। तो जैसे वहाँ ग्राम में मात्रा में आयतन जो भी था उसी से डिवाइड कर दे रहे थे तो प्रति लीटर में आ जा रहा था, वैसे यहाँ भी करना है। जो भी मोलों की संख्या रहेगी पूरे आयतन से हम लोग डिवाइड कर देंगे लीटर में, तो मोलरता हो जाएगी। एक चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना रहेगा कि अगर मान लीजिए विलयन का आयतन लीटर की जगह अगर मिलीलीटर में दिया हो तो उसको हमको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब लीटर में बदलना पड़ेगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो तब ये फार्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये आएगा विलेय के मोल, और अगर आयतन ml में दिया था अगर आयतन ml में था, आयतन मिलीलीटर में है, तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 वो यहाँ चला जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ ऐसे भी रहेगा। मोलरता को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे, तो ये फार्मूला कुछ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन भी अगर मान देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 500 मिलीलीटर विलयन में, मतलब पूरा विलयन 500 मिलीलीटर है, उसमें विलयन में सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। 80 ग्राम NaOH विलीन है। विलीन का मतलब घुला हुआ है। मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए अब विलेय यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम में मात्रा दिया है, तो अगर ग्राम प्रति लीटर पूछा जाता तो हम लोग एक ग्राम लिखते और इस आयतन को लीटर में बदल कर लिख देते तो ग्राम प्रति लीटर आ जाता। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग क्या लिखना है, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल तो लिखेंगे विलेय के मोल। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार डिवाइडेड बाई अणु भार। अणु भार या मोलर द्रव्यमान। जैसे अगर ये NaOH है तो NaOH के जो अणु भार होगा तो ये 23 + 16 + 1 ये कितना आएगा, 40। तो अगर एक केवल मालिक्यूल होता है NaOH का तो 40 mu में होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मोलर द्रव्यमान लिखते हैं तो ये 40 ग्राम हो जाएगा। तो ये 40 ग्राम है इसका मोलर द्रव्यमान। यानी कि हम लोग मोलों की संख्या निकालते समय क्या करना है, ग्राम में भार डिवाइडेड बाई जो अणु भार होता है उसी से डिवाइड करना रहेगा। जैसे 40 है तो हालांकि ये ग्राम में रहेगा, तो यहाँ विलेय के मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल क्या हो जाएगा, ग्राम में भार डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान और डिवाइडेड बाई आयतन लीटर में। तो यहाँ आयतन लीटर में ना हो के ml में है, तो ml में है तो ऊपर हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या यहीं पे कर लेते हैं। तो 500 ml है, 500 डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे, इसलिए फार्मूला यहीं से है। तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये ग्राम में भार कितना है, 80 है, डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान कितना है, 40। मोलर द्रव्यमान क्या है, उसी का अणु भार। अणु भार में परमाणु भारों को जोड़ देते हैं, तो ये 40 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व कर देंगे, ये एक पूरी वैल्यू है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको अगर पूरा सॉल्व कर दें तो ये 1/2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 मोल पर लीटर या 4m। तो इस तरह से ये मोलरता हो गया। इसमें और भी सवाल हैं, एक सवाल और इम्पॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में। लिखा है जल के मोलरता की गणना कीजिए यदि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है। इसका कहने का मतलब है कि अगर जो जल है उसका हम 1 ml लेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 1 ग्राम होगा। या हम इसका 100 ml लें। 100 ml कहें आयतन से मतलब होता है जो ये स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है। तो यानी कि अगर ये 100 ml है तो अगर ये 100 ml है, आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ये चीज़ दिया हमको। अब इसकी हमको मोलरता बतानी है, मतलब ये जो पूरा वॉल्यूम है इसमें जल के मोलों की संख्या पर लीटर के हिसाब से कितनी है। बात क्लियर है? हम लोगों ने मान लिया कि हम 100 ml मान लीजिए लेते हैं, तो 100 ml में 100 ग्राम होगा। तो जल की मोलरता बराबर क्या होगा, जल की बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोलरता बराबर जल के मोलों की संख्या
जल के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई आयतन। अब यहाँ आप ऐसा मत सोचने लगे अरे यहाँ तो विलेय तो है ही नहीं, हम यहाँ पर ये पूरा आयतन मान रहे हैं और ये जो भी चीज़ है उसी को हम लोग इस आयतन के सापेक्ष बता रहे हैं। तो जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो जल का ग्राम में भार कितना 100 ग्राम डिवाइडेड बाई जल का अणु भार। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है ग्राम में भार डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान या अणु भार। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई आयतन लीटर में है, लेकिन हम लोग अगर 1000 लिए होते तो वही हो जाता, लेकिन हम 100 लिए हैं तो यहाँ 100 लिख देते हैं और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 यहाँ पर चला जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 80, ये 55.56 आता है m। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार कि जल की मोलरता कितनी होती है, यानी कि जल का अगर 1 लीटर है तो उस 1 लीटर में जल के मोलों की संख्या कितनी है, तो ये इतनी होती है। इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का मोलरता। तो नेक्स्ट हम लोगों का है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या है, लिखा है विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता ठीक वैसे ही है जैसे मोलरता था। मोलरता में मोलों की संख्या था, विलेय के मोल लिखा जा रहा तो मोल का मतलब था मोलों की संख्या से ही था। यहाँ पर क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलों की संख्या की जगह ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो वहाँ मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग करते थे क्या, ग्राम में भार डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान या अणु भार कर रहे थे। यहाँ पर ये विलेय का जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार, जैसे मोल में था ग्राम में भार, अब नीचे मोलर द्रव्यमान की जगह रहेगा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार या द्रव्यमान याद रखिएगा, तो भार का मतलब द्रव्यमान से ही है। तो ग्राम में भार डिवाइडेड बाई तुल्यांकी भार। अब ये जो तुल्यांकी भार होता है ये क्या होता है, इसकी जब तक इसको हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये एक्स क्या है, एक्स को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो अगर कोई अम्ल है तो अम्ल में एक्स होता है विस्थापनीय H+, यानी कि अम्ल की क्षारकता। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। और अगर कोई क्षार है, ऐसी बहुत सारे का हम लोगों को तुल्यांकी भार निकालना पड़ता है। हम हालांकि यहाँ पर थोड़े से में ही बता दे रहे हैं, ये हेडिंग एनसीईआरटी में दिया भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। तो क्षार का क्या होगा, विस्थापनी OH-। वैसे एक्स बराबर ये भी होता है क्षार के लिए है, या ये भी हो सकता है कि ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं तुल्यांकी भार निकालने के। तो अब हम लोग जैसे अब देखिए, इसे अगर HCl हम लोग ले रहे हैं तो HCl का जो मोलों की संख्या आएगा वहीं ग्राम तुल्यांकों की भी संख्या आएगा। क्यों, क्योंकि कुछ भी अगर इसकी मात्रा दी जाएगी तो ग्राम में भार बटे अणु भार करेंगे मोलों की संख्या के लिए, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार करेंगे। और तुल्यांकी भार जब निकालेंगे तो इसमें विस्थापनीय H+ कितना है, एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर जो उसका तुल्यांकी भार होगा वही उसका मतलब ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या आएगी वही मोलों की भी संख्या आएगी, यानी तुल्यांकी भार और मोल द्रव्यमान बराबर ही हो जाएंगे। हम लोग इसको एक सवाल करके देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और वहीं से हम लोग नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध भी देख लेते हैं। पहले हम लोग संबंध ही देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। देखिए, नॉर्मलता का हम लोगों ने फार्मूला लिखा था विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाई आयतन लीटर में। तुल्यांकों की संख्या के लिए फार्मूला होता है, जैसे मोलों की संख्या के लिए फार्मूला होता है ग्राम में भार बटे मोलर द्रव्यमान, वैसे ही तुल्यांकों की संख्या के लिए होता है ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई तुल्यांकी भार। इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ये इक्विवेलेंट वेट हो गया और ये आयतन लीटर में हो गया।
अब तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए अभी हम लोग पीछे बढ़े थे, यहाँ फिर से दिया गया कि तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। जैसे कोई अम्ल है तो उसमें कितने विस्थापनीय H प्लस है, मतलब कितना H प्लस निकालता है H प्लस के रूप में, या कोई जैसे NaOH है तो उसमें OH क्षार में OH कितना है, उस हिसाब से। तो हम लोग अब इस चीज़ को भी इसकी जगह पे रख सकते हैं, यानी तुल्यांकी भार की जगह हम लोग लिख दिए अणु भार डिवाइडेड बाई एक्स आयतन लीटर में। तो अब ये एक्स क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई अणु भार इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आयतन लीटर में, आयतन लीटर में किसके बराबर, n इक्वल टू। तो ये वाला जो चीज़ है ग्राम में भार, ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई अणु भार, ये मोलों की संख्या का सूत्र हो गया। तो ये मोलों की संख्या का सूत्र हो गया, तो मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई आयतन लीटर में, तो ये क्या हो गया, मोलरता हो गया और इंटू एक्स। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि n इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं कि n इक्वल टू m इंटू एक्स, जहाँ पर x क्या होगा, अम्ल है तो विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होगा, हम लोग इसको बैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, तो ये होगा। बात क्लियर हुआ? यानी कि नॉर्मल x जब 1 होगा तो नॉर्मलता और मोलरता एक ही हो सकती है, अगर x की वैल्यू अलग है, 2 या कुछ है, तो नॉर्मलता और मोलरता की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग एक सवाल से मोलरता और नॉर्मलता में संबंध कैसे है देखते हैं। देखिए लिखा है 2 लीटर विलयन में H2SO4 के 98 ग्राम उपस्थित हैं, विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि मोलरता पर हम लोग सवाल लगाए थे इसलिए पहले नॉर्मलता ही देखते हैं। तो नॉर्मलता के लिए हम लोग जरूरत पड़ेगी फार्मूले की कि विलयन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला होता है ग्राम में भार डिवाइडेड बाई तुल्यांकी भार, किसका, H2SO4 है तो H2SO4 का लिखेंगे। अब H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आएगा, तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार डिवाइडेड बाई एक्स, और H2SO4 में x की वैल्यू 2 है क्योंकि इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन 2 हैं। तो अब इसका अणु भार कितना होता है, ये अणु भार हमने सवाल इस तरह से दिया है कि आसानी से कट जाए, तो इसका अणु भार भी 98 आता है। तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा अणु भार डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन जो है H2SO4 में 2 हैं, 2 H प्लस देता है H2SO4। तो हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 48, यानी कि H2SO4 का तुल्यांकी भार 48 होता है। तो यह आ जाएगा, ग्राम में भार कितना दिया है 98, तो 98 डिवाइडेड बाई 48, और आयतन लीटर में कितना है 2, ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 48 टू जा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 1। इसकी नॉर्मलता आ गई 1, मोलरता कितनी आएगी, ये क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। मोलरता कितनी आएगी, तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या 98 ग्राम दिया था, तो 98 ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई अणु द्रव्यमान, 98 डिवाइडेड बाई 2 आयतन लीटर में। ये मोलों की संख्या का फॉर्मूला लिखे हैं ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई अणु भार। यहाँ पर हम लोग अणु भार न लिख के तुल्यांकी भार लिखे थे, तुल्यांकी भार के लिए फिर अलग से फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.5। अब अगर हम लोगों को मोलरता मालूम था तो नॉर्मलता वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे n इक्वल टू m इंटू एक्स। देखिए n इक्वल टू कितना आएगा, m की वैल्यू कितनी आई है 0.5, x की वैल्यू कितनी होती है H2SO4 के लिए 2, इंटू 2 इक्वल टू 1। ऐसे भी हम लोग पूरा सॉल्व किए, लेकिन अगर मोलरता पता है तो नॉर्मलता H2SO4 के केस में जस्ट उसका डबल हो जाएगा। बाकी जब दूसरा केस रहेगा तो फिर अलग से देखा जाएगा कि कहाँ उसमें विस्थापनीय H प्लस या विस्थापनीय OH माइनस कितने हैं। तो इस तरह से हम लोगों का सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियाँ थी ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे से हम लोग विलेयता, हेनरी लॉ ये सब पढ़ेंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जा रहा है उसको समझ लेना है, मोलरता समझ लिए हैं, और केमिस्ट्री में तो पता ही है कि मोल और मोलरता, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से आज का भी लेक्चर हम लोग कंप्लीट होता है। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट टाइम पे हेनरी लॉ, विलेयता वगैरह ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू।